एवं किसान बंधुओं एवं युवा साथियों एवं इस लटोरी नगर वासियों, मैं आप सभी का छत्तीसगढ़ किसान सभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और क्रांतिकारी अभिवादन आप सभी का करता हूं। साथियों, थोड़ा गर्मजोशी से नारा लगाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं बोलूंगा, हर जोर जुल्म की टक्कर में तो संघर्ष हमारा ना, हर जोर जुल्म के टक्कर में, अरे हर जोर जुल्म के टक्कर में हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। साथियों, आज 24 तारीख है। 18 तारीख की आपकी घटना सुंदरगंज में घटा और 19 तारीख को हम लोगों ने सोशल मीडिया में देख करके सुंदरगंज भी हमने पहुंचा था। सवाल आज इस बात की नहीं है कि घर क्यों तोड़ा गया, सवाल इस बात की है कि ये तोड़ने वाले कौन है। ये छत्तीसगढ़ के अंदर जब साय सरकार पदारूढ़ हो रहा था, ये प्रदेश पूर्ण रूप से आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और जनता को इस बात की आशा थी और भारतीय जनता पार्टी के जितने नामुमकिन लोग हैं वो ये कहते नहीं थक रहे थे कि अब आदिवासियों का उत्थान होगा, आदिवासी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज मैं हिंदुस्तान की तो बाद में बात करूंगा, पहले छत्तीसगढ़ की बात ही करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, उसके बाद सरगुजा संभाग में हो क्या रहा है। अभी चंद दिन पहले 16 तारीख को एसडीएम के द्वारा कुसमी में 3 भारतीय जनता पार्टी के यादव लोग एसडीएम और तहसीलदार साथ में बैठ करके उन गुंडों को बैठा करके ग्रामीण अपने खेतों से आ रहे थे। उस 60 साल का आदिवासी को पीट पीट कर मार डाला गया और जब दम तोड़ दिया तो गाड़ी में उठाकर फेंक दिया गया और गाड़ी में ला करके हॉस्पिटल में उसको लाया जाता है और डॉक्टर से बोला जाता है इसकी इलाज करो। डॉक्टर ने बोला कि 2 लोग घायल हैं और एक व्यक्ति मृत हो चुका है। आज एसडीएम जेल की सलाखों में है। अरे भारतीय जनता पार्टी को हमने देश की सत्ता सौंपा है, हमने प्रदेश की सत्ता सौंपा है, क्या इनको हत्या के लिए गुंडा का रूप में हमने बिठाया है? ये भारतीय जनता पार्टी और उसका चमचा और लक्ष्मी राजवाड़े और उसके नामुमकिन लोग हैं, वो कान खोल के सुन ले। इस प्रदेश के अंदर बलरामपुर के अंदर थाने के अंदर में लाकर में हत्या होता है, इसके बाद एक व्यक्ति की फिर हत्या होता है, सूरजपुर में हत्या होता है। ये पुलिस क्या कर रही है यहाँ? ये किसके इशारे पे काम कर रही है? अरे तुम नौकर हो, नौकर, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे थानेदार हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएफएस हो, वो जनता उनको सैलरी देती है। इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम जो न्यायपालिका कार्यपालिका में बैठे लोग इस देश के जनता के नौकर हो और नौकर जब स्वामी के खिलाफ चलना शुरू कर देता है तो स्वामी भी लामबंदी होता है। और लक्ष्मी राजवाड़े को मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं कि अरे उसके पहले आज 1 एकड़ में उसका खेत और जमीन पे घर बन रहा है। ये पैसे कहां से आए लक्ष्मी राजवाड़े के पास? आज जनता सवाल क्यों नहीं उठाती है? अरे आपने वोट दिया, आपके कितने बच्चों का नीट में एडमिशन कराया, कितने बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन कराया, कितने बच्चों का आईआईटी में एडमिशन कराया,
कितने बच्चों की नौकरी लगवाया, आपका तो कुछ नहीं किया। ये करोड़ों अरबों की संपत्ति कहां से आई, कहां से आया? हरामखोरों, देश की सत्ता पे बैठ करके गरीबों को लूट करके अपना तिजोरी भर रहे हो। वो दिन अब आ गया है कि जो जनता तुम्हें चुन करके भेजा है, तुम्हारे गले में फूलों की हार पहनाया है, वही जनता तुम्हारे कुर्सी से घसीट के चौराहे पे पटकेगा। वो वक्त आ गया है। अब मैं पुलिस वालों को चेतावनी देना चाहता हूं कि इन गरीबों का घर तुम उजाड़े हो, जांच करो और दोषियों को दंडित करो, नहीं तो हम जैसे भी लेके जाएंगे और हम उनका घर तोड़ेंगे जिनके पक्के का बना है। और हम देखते हैं इस प्रशासन को कि कितना दम है। दूसरी बात अभी कान खोल के सुन ले, अब वो वक्त दूर नहीं है जब हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों का लाल ब्रिगेड तुम्हारे उस जमीन की ओर बढ़ेंगे। टीएस सिंहदेव के पास हजारों एकड़ जमीन, भैया थानलाल साहब के पास हजारों एकड़ जमीन, पटना बाबा साहब के पास हजारों एकड़ जमीन, लखनपुर राजा के पास हजारों एकड़ जमीन, थानपुर रियासत के पास हजारों एकड़ जमीन। तेरा कानून कहां है? अरे कहां बैठा है जो विष्णु देसाई? अरे तलवार चाटता है तुम ना, किसका? अरुण साहब का। और तुम्हारा गृह मंत्री कौन है? जो शर्मा, विजय शर्मा, उसका तलवार चाटता है। तो आदिवासियों की रक्षा करेगा? अरे तू तो उनका नौकर है। तेरे पीछे दो AK-47 लगा करके तेरे को रास्ता बता रहे हैं कि तू चल इधर में और ये काम कर। अरे आदिवासियों का मुख्यमंत्री होकर के आदिवासियों पे अत्याचार, आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज, उनके घर तोड़े जाए, ये सब बनाकर मैं फूकता हूं तुम्हारे शासन सत्ता पर। दो गाड़ी पुलिस का फोर्स, SDM साथ में तहसीलदार और भाजपाई गुंडों को लगा देता है आपस में लड़ने के लिए। अरे तुम्हारे कानून क्या कर रहा था? तेरे 54 एकड़ चीन सिंचित जमीन, असिंचित जमीन और 27 एकड़ सिंचित जमीन, इससे ज्यादा रखने का अधिकार नहीं है। ये कानून में है, सिविल एक्ट में है, फौजी एक्ट में है। इसके बाद इतनी जमीन क्यों रखा है? ये इसीलिए भाजपा के साथ है, इसीलिए कांग्रेस के साथ है, ताकि इनकी जागीर और इनकी विरासत बनी रहे। हम वो जमीन छीनेंगे और गरीबों में बांटेंगे और लड़ेंगे हम, और वो जमीन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। केरल में हमारी सरकार बना, कम्युनिस्ट पार्टी की, EMS नंबूद्री के अंदर वहां कोई जमींदार नहीं बचा, सारा जमीन छीन करके गरीबों में वितरण किया गया। आज केरल भारत का ही नहीं, यूरोप के बराबर आगे पहुंच गया है। वहां कोई गरीब नहीं है, वहां कोई अशिक्षित नहीं है, वहां कोई बेघरबार नहीं है। आप ये जान लीजिए, अभी वहां हमारा सरकार, हमारा मुख्यमंत्री किसी गरीब का घर नहीं तोड़ता है, 10 लाख की घर बना करके उसको गिफ्ट करता है, पक्के की घर बनाते हैं, नलकी खोल के पानी पीता है। और भारत ही नहीं, यूरोप से भी आगे है वहां की शिक्षा। और अभी आपने देखा होगा कि उसने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा उसने फ्री कर दिया, और वहां के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, MBBS करेगा और वहां इंजीनियरिंग करेगा। वो गरीब के बच्चे फ्री में पढ़ाई पढ़ेंगे। यहाँ आपको एक पढ़ाई डॉक्टरी का करना है तो 1 करोड़ लगेगा। आप पढ़ पाओगे? ये मनुवादी सोचते हैं कि ये हरिजन, ये आदिवासी, ये पिछड़े वर्ग के लोग गरीब रहे, भुखमरी का शिकार रहे, ताकि उनका गुलामी करे और चुनाव आए तो महुआ बांट दे, शराब बांट दे और उनके पैसों के बल पर ये सत्ता पे पहुंच जाए और उसी जनता का शोषण करे। इसलिए इस व्यवस्था को बदलिए। बंगाल की तरह, बंगाल में कोई राष्ट्रीय सत्ता नहीं बचा। बंगाल में ज्योति बसु के नेतृत्व में जब मुख्यमंत्री बना, वहां सारे जमीन छीन करके गरीबों में बांटा गया। दशरथ देव के नेतृत्व में त्रिपुरा की, भारत में 3 ही राज्य है जहां पर इस तरह की हजारों एकड़ जमीन वाला कोई नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर भी हो, बहुत देरी नहीं लगेगा, हम संगठित होंगे और उनके जमीन छीनेंगे और गरीबों में वितरण करेंगे। कौन बचाता है हम देखेंगे। ये हम चैलेंज दे रहे हैं और हम चुनौती दे रहे हैं उनको। और इस लटे रिक्शे की पुलिस वालों को भी मैं ये चुनौती दे रहा हूं कि तुम लक्ष्मी राजवाड़े की चापलूसी करना बंद कर दो। और एक तहसीलदार को भी कह रहा हूं, SDM को भी कह रहा हूं, नहीं तो हाई कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ पिटीशन होगा, सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे
तुम जनता की क्या बिगाड़ोगे, इनका घर तोड़े हो, तेरा सीआर हम खराब कर देंगे। ये नोट कर लो, तुम इस देश के नौकर हो, मालिक नहीं हो। इसलिए मैं उन गरीबों से आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप संगठित रहिए, आप एकजुट होइए और गांव में जाइए। और ये जमीन भी आपका है, ये जेल भी आपका है, ये जंगल भी आपका है, ये मिनरल्स भी आपका है, और ये देश आपका है। ये भाजपाई गुंडों के, इनके बाप का नहीं है। ये कान खोल के सुन ले, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं। इस देश में हमारा पहला अधिकार है, ये जान लीजिए। और जो उनकी चापलूसी करेगा, अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, जितने ठेला वाले, खोमचा वाले, आप भी याद रख लो भाई साहब, ट्रम्प का टैरिफ अभी लग गया है। और नरेंद्र मोदी और 5 मंत्री, उसके नाबालिग बच्चियां 10 साल 12 साल के साथ ऐसा काम करता था। इसीलिए नकारा प्रधानमंत्री आज संसद की ओर नहीं जा पा रहा है। और वो बच्चियों के साथ रेप किया, एपस्टीन के साथ में, और जितना भी देश के दुनिया के अंदर मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी, एक बेशर्म प्रधानमंत्री, उसके 5 मंत्री और स्वयं भी फंसा हुआ है, और अडानी भी फंसा हुआ है। उन बच्चियों के साथ रेप किया, उनके मांस तक खाए दरिंदों ने। ऐसा इस देश का प्रधानमंत्री है। तो इसलिए आप लोगों को इस पर कहते हैं कि हमारा 36 इंच का सीमा है, और हमें गर्व है, कहते थे कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, सबसे निगम्मा और प्रधानमंत्री इस देश को मिला, जो पूरा दुनिया के अंदर भारत का सम्मान को ठेस पहुंचाया है। इसलिए इनको गद्दी से उतार के फेंकना है, और सच्चे देशभक्तों को इस देश के नेतृत्व में बैठाना है। अरे आप जो ट्रम्प की टैरिफ अमेरिका ने झुकाया कि नरेंद्र मोदी तुम इस पर साइन करो, और साइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा। तुमने उन नाबालिग बच्चों के साथ अवैध संबंध में तेरे संलिप्तता है। उसने भारत की बाजार खोल दिया। अमेरिका की सामान आएगा 0% में, क्या आएगा आप जान लो। फल आएगा, अंडा आएगा, मांस आएगा, सब्जी आएगा, दूध आएगा, मक्का आएगा, गेहूं आएगा, और मुर्गी के दाने आएंगे। तो भारत का किसान क्या करेगा? हिमाचल का सेव पैदा करने वाला क्या करेगा? वहां एक किसान को 1 लाख में 66,000 अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलता है। यहाँ का व्यवसाय खत्म हो जाएगा, आपके बाल बच्चों का जीना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ का किसान बर्बाद हो जाएगा, यहाँ का जो 56 करोड़ खुदरा व्यापारी है वो बर्बाद हो जाएगा। और भारत का सामान जब अब विदेशों में जाएगा तो उस पर 25% टैरिफ देना होगा। अरे उसका सामान बिकेगा 10 रुपए में भारत में आके, तो हमारा अमेरिका में 20 रुपए किलो में कौन खरीदेगा? इसलिए यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, आप जान लो, और जो नौकरी करने वाले हैं वो भी जान ले। 1 मई को, मई दिवस के अंदर 1885 में शिकागो की धरती पर लोगों ने अपना इसके खिलाफ हड़ताल किया, उनको गोलियों से भून दिया गया, उनके खूनों से रंग करके ये झंडा लाल बना। और तब से इस दुनिया का जो नियम बना कि 24 घंटा का रात और दिन होगा, 3 क्षेत्रों में बांटा गया, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन। नरेंद्र मोदी ने 4 श्रम कोड बिल ला करके इस कानून को पलट दिया। 12 घंटा काम करना पड़ेगा सभी, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, और सैलरी उससे कम मिलेगा। जितने प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया। अभी यहां बैठे हुए हैं चौन साहब जी जो बोल रहे थे, माधो सिंह है, ये अनपढ़ लोग है, इनकी कोयला खदान में सैलरी 1 लाख के लमसम था। अब ये अडानी काम करा रहा है घाट भर्रा में, आप जाइए वहां 10 घंटा काम करना पड़ता है, 300 उसको पर डे मिलता है, 1 महीना में 9,000। और जो गवर्नमेंट का था, पब्लिक सेक्टर में, उसको 1 लाख मिलता था। अरे इतनी महंगाई, इतने मुश्किल के जीवन, वो कैसे जिंदा रहेगा 9 साल में? हवाई जहाज
आपका रेलवे, डाक, पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा, सभी सेक्टर, स्वास्थ्य विभाग सबको प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल दे रहा है। तो आपके बच्चे कहां नौकरी करेंगे? आपके जीवन कैसे खुशहाल होगा? आप समझिए, ये दोनों ही मक्कारों को हटाइए। ये भाजपा और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों का घर तोड़ रहा है, 20,000 स्कूल बंद कर दिया बुलडोजर चला करके, और बिहार के अंदर 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाला और वोट ले लिया। उनके पास आज नोटिस भेज करके कह रहा है कि मैंने तुमको कर्जा दिया था, अदायगी करो। और वहां भी बुलडोजर चल के गरीबों का घर टूट रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जहां जहां स्थापित हो रही है, गरीबों का घर तोड़ रही है, उनकी आसियाना छीन रही है। हमने तुम्हें सरकार इसलिए बनाया था कि तुमने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसका विनाश कर रहे हो? जितने उद्योगपतियों का बल्ले बल्ले, उनकी जय जय, और गरीबों का नुकसान, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज का ये सांकेतिक धरना, यहाँ एक लोगों को नोटिस है, यहाँ के प्रशासन को नोटिस है कि सुंदरगंज जाए और 311-41 एकड़ जमीन है उसकी जांच करे और सबसे पहले वो पक्का के घरों को तोड़े। वो नहीं तोड़ेगा तो हम तोड़ेंगे। ये बात सुन लीजिए, और उस दिन कौन बचाने आएगा हम देखेंगे इनको। मैं और जो दोषी एसडीएम था, जो तहसीलदार था, और जो पुलिस महकमा गया था, वो शराब पी रहे थे, बकरा खा रहे थे, और भाजपा के गुंडों को जेसीबी लगा के तोड़ने के लिए लगाए थे। इनकी भी जांच हो, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो। इन्होंने ऐसा हरकत क्यों किया है? इसलिए ये मनमाना नहीं चलेगा, संवैधानिक दायरा में रह करके काम करना पड़ेगा। और जो कानून जनता की हिफाजत के लिए बनाया गया है, उस कानून की धज्जियां उड़ाओगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आप सभी साथियों से अपील करूंगा कि आप बड़ा लड़ाई की ओर जाने की तैयारी करिए। संघर्ष भीषण होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप सब लड़ाई लड़ने को सहमत हैं? आप लड़ेंगे? दोस्तों, बिना संघर्ष का कुछ भी हासिल नहीं होता है। एक जमीन का कानून, अभी एक कृषि बिल और पास लाया है, बीज विधेयक। जो भी किसान हो सुन लो कान खोल के। अब वो बीज कहां से आएगा? अमेरिका से आएगा। कौन लाएगा? मोनसेंटो, टोबैको, सिजेंटा। भारत की जलवायु दुनिया में सबसे अलग है। यहाँ मौसम ठंडा है, गर्म है, बरसात है, और अमेरिका की जलवायु ऐसी नहीं है। वहां 6-6 महीना ठंड पड़ता है, बर्फों से जमा होता है। वहां का बीज अब भारत में आएगा। ये मोदी जी ने हस्ताक्षर करके अनुमति दे दिया है। वो बीज आपके भारत में होगा या नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, उनकी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बीज तुमको खरीदना होगा। अपने घरों में जो बीज रखेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगा। तो हम अपने देश में हम गुलाम नहीं बनेंगे, मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। और ये देश हमारा है, मोदी का बाप का नहीं है, और अमित शाह का। और हम अपना जल, अपना जंगल, अपना जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के लिए अगर अपने जान भी देना पड़ेगा तो हम देंगे। और इसके लिए हम आप सबको तैयार रहना होगा। 23 मार्च को संसद की घेराव करके देश की करोड़ों किसान चुनौती दे रहा है। मोदी का कहावत था कि मोदी एक बार जो कह देता है वो झुकता नहीं है, वापस लेता नहीं है। 2019 में कोरोना लाया गया और कहा गया ये चीन से आया है। आप सब जान लीजिए। अरे अमेरिका का सबसे संपत्तिवान व्यक्ति बिल गेट्स ने मिलकर के देखा कि दुनिया के अंदर 7 अरब जनता निवास कर रही है, हमारे सुख सुविधाएं छीन रही है। उन्होंने एक ऐसा जिन का निर्माण किया और दुनिया के आधी आबादी को खत्म करने का प्लान रचा। और उससे नरेंद्र मोदी ने, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, जिसकी दम आए हमारे पास, मैं प्रमाण देने का तैयार हूं। उन्होंने क्या किया? जो 2,500 करोड़ की संपत्ति जिसकी नहीं थी, वैक्सीन कंपनी को नरेंद्र मोदी ने
सबसे पहले थाली बजवाया, बारे प्रधानमंत्री, इसके बाद दिया जलवाया, कोरोना खत्म हो जाएगा। कितना अच्छा सोच है कि थाली बजाने से भूख बच जाए, थाली बजाने से बीमारी खत्म हो जाए, तो डॉक्टरों की क्या जरूरत थी, दवाओं की क्या जरूरत है। उसने दिया जलवाया। वो देख रहा था कि भारत के कितने लोग मेरे बातों से सहमत हैं या कोई विरोध में आता है। लोगों ने कहा कि हाँ भाई थाली बजा देते हैं, कोरोना खत्म हो जाएगा। लोगों ने कहा दिया जला देते हैं, लेकिन भारत के अंदर 45 लाख लोग मर गए। और कोविड वैक्सीन जो 2000 कंपनी का मालिक था, जो आज 2500 करोड़ का मालिक बन गया और उससे 52 करोड़ रुपए चंदा ले लिया चुनावी मोदी ने। जनता की पैसा को उसको प्लांट किया और उस कोविड वैक्सीन में मोदी का तस्वीर चलता था। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस कोविड वैक्सीन से लड़कियां बांझ हो गई, लड़का जो युवा था वो मर्दानगी शक्ति खत्म कर दिया, वो नपुंसक हो गया, और जो किशोरावस्था से बड़े थे उनको हृदयाघात हो गया, वो हार्ट अटैक से मरने लगे। मोदी का तस्वीर हट गया। संसद मांग कर रहा है कि जांच होना चाहिए। मोदी विपक्ष को वेटो करके संसद से बाहर कर रहा है। हम 23 मार्च को संसद की घेराव कर रहे हैं दिल्ली में, आप भी चलिए। और इस सवाल हम पूछ रहे हैं कि ये 45 लोग मरे, जिनको तुमने बांझ बना दिया, युवतियों को, जिन किशोरों को उसका जीवन का खुशहाली छीन लिया, नपुंसक बना दिया, और जिनके स्वाद उजड़ गए, जिनका कोख उजड़ गया, 45 लोगों को मारे। मोदी इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सजा किसको मिलेगी? ये बात आपको पूछना पड़ेगा। और यहां कहते हैं कि हम हिंदू के रक्षक है, गौ माता के रक्षक है। केरल का भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है वो अपना जारी किया है घोषणा पत्र कि केरल में कम्युनिस्टों की, वामपंथियों की सरकार है, इसलिए गाय का मांस यहाँ महंगा हो गया है। हमारी सरकार बनाओ, हम गाय की मांस सस्ता करेंगे। वाह! यहां क्योंकि केरल में बीफ खाते हैं लोग, और तुम्हारा जो गोवा की सरकार है वो भाजपा की है। भाजपा की सरकार ये मांग कर रही है कि वहां जो बीफ पर जो टैक्स है वो कम किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बीफ ज्यादा चलता है। यहाँ के लोगों को गाय को माता और वहां गाय को बलि, ये दोहरा नीति नहीं चलेगा भाजपाइयों। ये कान खोल के सुन लो। और जो जनता का पैसा लूट रहे हो, जो जनता का हरामखोरी कर रहे हो, और यहाँ जो भूमाफिया है जो जनता से तस्करी कर रहा है, वो भी कान खोल के सुन ले। और तुम्हारे विरुद्ध भी लड़ाई होगा, सड़कों पे होगा, चौक चौराहों पे होगा, लेकिन जंग लड़े जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए जय हिंद, जय भारत, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद।